हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बीते हफ्तों की बातों का, जो 15 से 19 अप्रैल तक का था। बीता हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक रहा, जहां पे रामनवमी की छुट्टी थी बुधवार को। इस हफ्ते में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। काफी सारी न्यूज एक साथ में बाजार पर असर डाल रही थी, जिसकी वजह से लोग काफी कंफ्यूज से दिख रहे थे इस मार्केट में। ईरान इजराइल, ये दोनों नाम काफी सबके जहन में बैठ गए हैं इन दिनों में। ईरान इजराइल की न्यूज एकदम सेंटर स्टेज पे थी पिछले हफ्ते में। वहीं शुक्रवार 19 तारीख से भारत के सेंट्रल इलेक्शंस के फर्स्ट राउंड की वोटिंग भी शुरू हो गई है। जनरली धारणा रहती है कि एक प्री इलेक्शन रैली देखने को मिल सकती है इस मार्केट में, जहां भारत के वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स अभी भी 13 के नीचे बना हुआ है या 13 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यही दर्शाता है कि बाजार को इलेक्शन के रिजल्ट से कोई खास नया उपहार नहीं मिलने की उम्मीद है। यानी बाजार अभी भी कोई नया सरप्राइज लेने की उम्मीद तो नहीं कर रहा है। इलेक्शन खत्म होने पर एक स्थिर सरकार बनने के आसार बने हुए हैं, इसी वजह से विक्स इतना नीचे है। दूसरी ओर कंपनीज की तरफ से चौथे तिमाही के रिजल्ट्स भी फुल स्विंग में आ रहे हैं और बाजार इन रिजल्ट्स को दूरबीन की नजरों से भी देख रहा है। एनालिस्ट की माने तो ये बाजार के अंदर में रिजल्ट्स का मेजर इंपैक्ट रहने वाला है। अमेरिका से भी आए दिन कुछ न कुछ नए बयान आते रहते हैं, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती रहती है। वहां पर फेड का दावा था कि इस साल में करीब 1 से 1.5% तक की ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, जिसके लिए समय सीमा हमेशा बदलती रहती है उनके स्टेटमेंट्स की। पहले जून और जुलाई में एकदम से तय लग रहा था कि ये ब्याज दर में कटौती हो जाएगी, लेकिन अब इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई है या ना के बराबर हो गई है। अब लग रहा है कि अक्टूबर महीने में शायद पहली किश्त में इंटरेस्ट रेट्स घटने की शुरुआत हो सकती है। साथ साथ अब रूमर्स ये भी है कि इस साल में रेट कट शायद ना भी हो, ये अगले साल यानी 2025 के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। अभी के लिए भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है कच्चा तेल, जिसके भाव बढ़ने की आशंका काफी प्रबल है। इसकी पृष्ठभूमि ईरान के समुद्र के पास एक बाईपास निकलता है, जिसका नाम है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने धमकी दी है कि यदि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ किसी भी तरफ से, तो वो इस समुद्री मार्ग को बंद कर देगा। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से रोज करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल लेकर समुद्री टैंकर गुजरते हैं। यदि ये बंद हो जाएगा तो विश्व के लिए तेल की डिलीवरी में एक काफी बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। भारत के लिए भी करीब 20% तक का कच्चा तेल इसी मार्ग से आता है, तो इसकी शॉर्टेज हो सकती है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के वायदा कारोबार में अनाप शनाप भाव से ऑप्शंस के ट्रेड हो रहे हैं। कोई भी भाव से कच्चे तेल का सौदा हो रहा है। कोई ट्रेड्स तो करीब $200 के आसपास के भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनालिस्ट के बीच में काफी चिंता बनी हुई है। इसी वजह से सारे देश ने ईरान से अपील की है कि वो इस रास्ते को बंद ना करे, बाधित ना करे। वैसे देखा जाए तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स के हमले को अब 1 हफ्ता होने को आ गया है और इजराइल की ओर से किसी भी ठोस जवाबी कार्रवाई की अब तक शुरुआत तो नहीं हुई है। बयानबाजी काफी हुई है, रूमर्स काफी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अभी तक इजराइल की तरफ से हुई नहीं है। ईरान बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है, वो एक अलग बात है। जैसे शुक्रवार को सुबह बाजार में हड़कंप मचा हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खबर थी कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। वहां पर कई सारी अलग अलग टाइप की खबर थी
कोई बता रहा था कि उन्होंने ड्रोन से हमला किया है, किसी ने बताया कि वो मिसाइल से हमला है, कहीं पे सुना गया कि वहां पर विस्फोट की, ईरान में विस्फोट की भी आवाजें सुनी गई है। उसमें ये तब तक बताया जा रहा था कि इजराइल के तीन ड्रोन विमानों को ईरान द्वारा गिराया भी गया है। बाद में खबर आई कि ईरान ने इन्हें मार गिराने की पुष्टि भी की है, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने चुप्पी साध ली और पता चला कि इस हमले की कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है और ये हमला शायद हुआ ही नहीं। और ये पूरे विश्व में जो रूमर बड़े जोरों से फैली थी उसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन डर का माहौल बहुत ज्यादा था। डर फैलाने में दोनों ही पक्ष कहीं भी कमी नहीं रख रहे हैं। इसके पहले गुरुवार को भी इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से बयान आया था कि वो ईरान से बदला लेंगे, जिसके वजह से बाजार में जोरदार सेलिंग भी देखने को मिली। उनकी ओर से यह भी स्टेटमेंट था कि वो हो सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करके वहां पर हमला कर सकते हैं। इस हफ्ते में के बीच में एफआईएस को लेकर भी कुछ खबरें चल रही थी। सरकार की ओर से कुछ न्यूज थी जिसमें कहा गया था कि मॉरिशियस के जरिए जो एफआईएस भारत में निवेश करते हैं उनके लिए भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। पिछले 8-10 सालों में मॉरिशियस के रास्ते भारत में करीब 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्केट में आया है। भारत के रास्ते जो मॉरिशस से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के तहत आता है, जिसके वजह से एफआईएस को भारत में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब भारत सरकार चाहती है कि एफआईएस जो कि मॉरिशस के रास्ते यहां पर जो इन्वेस्ट करते हैं, यदि अगर वो मॉरिशस में कोई दूसरा कारोबार करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी वो भारत सरकार को दे। अन्यथा अगर कोई भी एफआई यदि भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मॉरिशस को सिर्फ एक रूट के रूप से इस्तेमाल कर रहा है तो उसको अब ये टैक्स की छूट नहीं दी जाएगी, उन पर टैक्स भारत में लगेगा। लेकिन जो भारत को जो एफआईएस भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इसे यूज करते हैं उनके ऊपर में ये डबल टैक्सेशन की ट्रीटी लागू नहीं होगी और उन पर टैक्स भारत में लगेगा। मॉरिशस को 1980 के दशक से टैक्स हेवन कहा जाता है क्योंकि वहां पर या तो मिनिमम या कंप्लीटली जीरो टैक्स की प्रथा प्रचलित है, जिसकी वजह से एफआईएस अभी काफी कॉशियस नोट पे नजर आ रहे हैं। बीते हफ्ते में यानी इस हफ्ते के पहले हफ्ते में भी उन्होंने करीब 8,000 करोड़ की सेलिंग की थी और एक ही दिन में 10,000 करोड़ की भी सेलिंग का फिगर आपको याद ही होगा। अब कोई दूसरे एसेट क्लास है उनके भी एक राउंड अप ले लेते हैं। क्रूड ऑयल गत सप्ताह में $92 के आसपास तक जाने के बाद इस बीते सप्ताह में $87 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसमें अभी तक ईरान इजराइल टेंशन की कोई भी असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके भावों में उछाल होने की मेन रीजन रहा चाइना के जो लेटेस्ट जीडीपी फिगर्स आए हैं जो कि 5.3% आए हैं, इनकी वजह से हुआ है। ये कोई भी अनुमान 4.5% के ऊपर का नहीं था, जिससे आशंका बन रही है कि चाइनीज इकोनॉमी फिर से पटरी पर आने की राह में होगी। और चाइना वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर भी है। अब कुछ गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड और सेंसेक्स के भाव एकदम करीब आ गए, मुश्किल से 1,000 रुपए का भी डिफरेंस नहीं बचा है। जहां गोल्ड अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिर से $2,400 के आसपास आ गया है, वहीं लोकल भारतीय बाजारों में इसकी कीमत करीब 73,000 के आसपास लास्ट ट्रेड हो रहा था। दूसरा एसेट क्लास में बिटकॉइन की बात करेंगे। बिटकॉइन भी इस सप्ताह करीब 9% तक लुढ़क कर $61,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हाल ही के दिनों में ये कमोडिटी $74,000 के का हाई भी देख चुकी है, यानी ऊपर से अगर देखा जाए तो करीब 17 से 18% तक का डाउनफॉल या प्रॉफिट बुकिंग इस एसेट क्लास में देखने को मिली है। भारतीय बाजार भी पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में अपने ऑल टाइम हाई
यानी करीब 22,775 से 1000 पॉइंट गवा चुके हैं, यानी करीब 4 से 5% की प्रॉफिट बुकिंग झेल चुके हैं ये हमारे शेयर बाजार भी। तो चलिए कुछ एफआईआईस की भी बातें कर लेते हैं। आप एफआईआईस की मार्च में अभी तक यानी मार्च की टोटल नेट फिगर 3,300 करोड़ की बाइंग का था। पिछले एक साल में एफआईआईस ने करीब करीब नेट 14,300 करोड़ की नेट सेलिंग की थी। अब मार्च के बाद अप्रैल के फिगर्स की बात कर लेते हैं। एफआईआईस ने अप्रैल में अभी तक 22,229 करोड़ की नेट सेलिंग की है, जिसमें से पिछले सप्ताह में ही करीब 12,000 करोड़ की सेलिंग का फिगर सिर्फ एक सप्ताह का है। इनफैक्ट लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो करीब 20,000 करोड़ की नेट सेलिंग की गई है एफआईआईस की ओर से। एफआईआईस इस अनिश्चितता के माहौल में सेलिंग करके यहां से दूर रहना चाहते हैं। जून में जब नई सरकार आएगी तो सरकार का गठन भी हो जाएगा और एफआईआईस के प्रति जो नई सरकार की जो पॉलिसी है उसका भी खुलासा हो जाएगा, जिसके बाद में उनके रुख में कुछ परिवर्तन होने की आशंका है या देखने मिल सकता है। अब कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 372 अंक घटकर 22,147 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी भी 47,574 पर यानी 990 अंक घटकर बंद हुआ है। यदि देखा जाए तो शुक्रवार के सेशन में इटसेल्फ बैंक निफ्टी ने नीचे से 1000 पॉइंट यानी 990 पॉइंट की बढ़ोतरी भी की है। तो ये तो नेट फिगर है 990 का। अगर वैसे देखा जाए तो करीब करीब 2000 पॉइंट घट गया था ऊपर से नीचे के लेवल में। सेंसेक्स भी करीब 73,088 पर यानी 1156 अंक घटकर बंद हुआ है इस सप्ताह में। अब कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते एक भी इंडेक्स हरे निशान में बंद नहीं हुआ है, सारे के सारे इंडेक्स लाल निशान में है। अब घटने वाले कुछ इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी और सबसे आगे है बैंक निफ्टी, जिसमें जोरदार बिकवाली देखी गई है और ये इंडेक्स करीब 4.71% 4.5% तक ये घट गया है। इस दिग्गज आईटी दिग्गज के अभी तक के जो भी रिजल्ट्स आए वो बाजार को नापसंद रहे हैं, उसको बाजार को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं। वैसे भी एनालिस्ट को आईटी कंपनी से कोई ज्यादा आशाएं नहीं थी इस बार के रिजल्ट्स में। वैसे निफ्टी फार्मा, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी ये सारे इंडेक्स करीब 2 से 2.25% तक के फॉल के साथ लाल निशान में बंद हुए हैं। अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें एलिकॉन इंजीनियरिंग का नाम सबसे अग्रणी है। वो करीब करीब 20% बढ़कर बंद हुआ है। जिसके बाद है जस्ट डायल, जिसके रिजल्ट्स काफी बाजार को पसंद आए हैं। वो भी करीब करीब 18.5% तक बढ़कर बंद हुआ है। इसके बाद है हिटाची एनर्जी, अमारा राजा एंटरप्राइजेस, रामकृष्णा फोर्जिंग्स, स्टर्लिंग एंड विल्स, सारेगामा इंडिया, मोतीलाल ओसवाल और लिंडे इंडिया। ये सारे के सारे शेयर करीब 8.5 से 12% तक की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी है स्पार्क। ये शेयर करीब 18.5% तक घटकर बंद हुआ है। इसके बाद है मैक्स हेल्थ केयर, क्रिसिल, टाटा कम्युनिकेशन, बर्जर पेंट्स, कोफोर्ज, स्टरलाइट टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, हिंदुस्तान जिंक और राइट्स लिमिटेड। ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 7 से 10.5% तक के फॉल के साथ बंद हुए हैं। अब नए हफ्ते की बात कर लेते हैं। तो अगले हफ्ते में जो 22 से 26 अप्रैल तक का है, इसमें सबसे पहले हम गत शुक्रवार की बात करेंगे, जहां पर निचले लेवल से काफी अच्छी रिकवरी आई, जिसके अंदर में एचडीएफसी का मेजर रोल रहा। एचडीएफसी का खास बात इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शनिवार को एचडीएफसी के रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट के पहले इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस बैंक से अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, अनुमान है, जिसकी वजह से ये शेयर रिजल्ट्स के पहले
थोड़ा ऊपर होकर बंद हुआ। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये बैंक का शेयर पिछले तिमाही रिजल्ट्स के बाद से करीब 10% का जंप ऑलरेडी दे चुका है, जो बताता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इस स्टॉक में कॉन्फिडेंस। वहीं दूसरी ओर एक्सिस बैंक का अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक में उल्टी चाल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक करीब करीब 10% तक की गिरावट देखने मिली है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी चाल देखने को मिली शुक्रवार के सेशन में, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट को देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट में वेट एंड वॉच का ही माहौल नजर आया। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छी कोई रिकवरी शायद देखने को नहीं मिली है। शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद ही कमजोर थे। गिफ्ट निफ्टी भी बहुत जोरों से टूटेगा ऐसा ही बता रहा था। निकेई का जापानीज मार्केट जो कि 1100 पॉइंट के डाउनफॉल के साथ ट्रेड कर रहा था, वहीं हैंगसेंग हांगकांग का मार्केट भी बहुत जोरों से टूट गया था। कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में भी आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन काफी सेलिंग देखने को मिली थी। ऐसे में सारे एनालिस्ट भी बोल रहे थे कि आज यानी शुक्रवार को हो सकता है कि ब्लैक फ्राइडे का दिन बन सकता है। सभी ट्रेडर्स और जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है वो मार्केट में काफी सावधानी से ट्रेड करने का मन बना चुके थे। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से निफ्टी की ओपनिंग में करीब 300 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत थे, लेकिन बाजार की ओपनिंग हुई 21,061 पे यानी 134 अंक नीचे। तो कंफ्यूजन तो बढ़ ही रहा था, क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि निफ्टी नीचे 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे आ रहा बता रहा है और ये अभी 21,861 पे ही खुला है। तो यह क्या और नीचे जाएगा या कोई डेवलपमेंट है। वहीं दिन का लो भी लग गया 21,777 का यानी 218 अंक नीचे। बस ये शुरुआती 15 मिनट की स्टोरी है शुक्रवार की। उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाजार फिर वहां से दिन भर ऊपर की राह ही देखता रहा। इसके बाद ईरान का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने 2 ड्रोन मार गिराए हैं और वो कोई भी रिटेलिएशन नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद तो बाजार हरे निशान में आ गया और पूरी गिरावट खत्म करने के बाद बाजार ऊपर ही चलने लगा। 22,179 यानी 22,179 ये दिन का हाई बन गया। सेकेंड सेशन में बाजार में और जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी का क्लोजिंग आया है 22,147 यानी 151 अंक बढ़कर क्लोज टू क्लोज बेसिस पर। अगर नीचे से देखा जाए तो करीब 400 पॉइंट की तेजी देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी भी 504 अंक बढ़कर और सेंसेक्स करीब 599 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस हिसाब की तेजी बाजार में शुक्रवार के सेशन में बन सकती है। गुरुवार को इसके उलट हुआ था। दोपहर में निफ्टी में अचानक से 200 पॉइंट के आसपास का फॉल आया कुछ ही मिनटों में और ये टूट के बंद हुआ था। निफ्टी 22,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। दिन का हाई था 22,325-26 का। वहां से पलक झपकते ही कुछ मिनटों में ये इंडेक्स आ गया 22,080 तक और वहां का लो बनाने के बाद काफी वॉलिटिलिटी के बाद ये लो का बंद हुआ था और 22,000 के नीचे जाकर बंद हुआ था। यानी 2 दिनों में अगर हम देखें तो बाजार में करीब 600 अंक की गिरावट आई है। बाजार ने ऊपर से गोता लगाया है और बाद में निचले लेवल से 400 अंक उछल भी गया। यानी 2 दिनों में 1000 पॉइंट्स की उठापटक सिर्फ निफ्टी में है। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो सिर्फ शुक्रवार के सेशन में नीचे से अगर देखा जाए तो 1000 पॉइंट की रैली आई है। अच्छे ट्रेडर्स इस वॉलिटिलिटी में धोखा खा जाए और खा ही रहे हैं। इस समय इतने सारे फैक्टर्स बाजार पे असर डाल रहे हैं कि बाजार को समझना और इसमें ट्रेड करना काफी दिक्कत भरा और जोखिम वाला काम हो रहा है। बजाज ऑटो भी अपने रिजल्ट्स के बाद करीब 2.5% तक लुढ़क गया और नेस्ले का शेयर भी करीब 1.5% कमजोर होकर बंद हुआ है।
वैसे बता दें कि नेस्ले जो कि बच्चों के खाद्य में काम आने वाला सेरेलैक ब्रांड का निर्माता भी है, उसके ऊपर आरोप है कि वो इस भोजन में शुगर का कंटेंट काफी हाई रखता है, जबकि विकसित देशों के अंदर में इस भोजन में 0 शुगर कंटेंट होने का नजरिया है। इसी वजह से इस सप्ताह में नेस्ले के शेयर में काफी बिकवाली भी देखने को मिली है। वहीं ऑटो शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली शुक्रवार के सेशन में, जिसका ट्रिगर माना जा रहा है इलॉन मस्क की भारत यात्रा, जो कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से शुरू होगी और उसके बाद में वो वहां से कुछ अनाउंसमेंट्स होने की उम्मीद की जा रही है। कुछ रूमर्स के अनुसार टेस्ला ने यहां पर कुछ ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज के साथ ऑलरेडी टाई अप कर लिया है और ऑर्डर्स भी प्लेस कर लिया है, लेकिन इन कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो अपने क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज ना करें। वहीं वोडाफोन का एफपीओ 22 अप्रैल तक खुला रहेगा। इसका इशू साइज है 18,000 करोड़ का। दूसरे दिन तक ये ऑलरेडी आधा भर चुका है, यानी 0.54 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है इसका 10 से 11 रुपए रखा गया है, और जबकि सेकेंडरी मार्केट में इसका भाव 12 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। ये 13 रुपए के आसपास में काफी समय से ये स्टॉक चल रहा है। अब आगे क्या होगा, ये सबके जहन में एक ही सवाल है। इजराइल और ईरान से जुड़ी कोई भी खबर को बाजार बहुत बारीकी से देखेगा और ये बाजार पर काफी असर डाल सकता है, क्योंकि अब वहां से जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो स्टेटमेंट्स ज्यादा करके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की बातें जो की जा रही है उसी पर फोकस्ड होने की संभावना है। इसका ट्रेलर हम ऑलरेडी शुक्रवार के सेशन में देख चुके हैं, जहां पर एक रूमर आई जहां पर इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। उसकी सिर्फ रूमर आने से सारे अंतरराष्ट्रीय बाजारों पे को जैसे सांप सूंघ गया। निकेई जैसा विकसित मार्केट भी 1100 अंक नीचे ट्रेड कर रहा था, और हमारे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी 300 अंक नीचे ट्रेड करने का संकेत दे रहा था। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इस खबर को काफी संगीनता से लिया जा रहा है। एक बार के लिए हमारे मार्केट्स ने 50 दिनों के औसत को यानी 22,110 को एक बार के लिए तोड़ दिया था गुरुवार को, और शुक्रवार को हम इसके नीचे ही ओपन हुए थे। लेकिन बुल्स की कंटिन्यूसली खरीदारी से हम वापस इस लेवल्स के ऊपर आकर क्लोज करने में कामयाब तो हो गए हैं। शनिवार को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स जो आएंगे, नतीजे जो आएंगे, उसका असर सोमवार के सेशन में शुरुआत में जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी न्यूज एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की के आईपीओ से रिलेटेड अगर आती है तो उससे मूड माहौल काफी बदल सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बाजार का दिग्गज हैवीवेट है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में भी है। इसका किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट बाजार पर सीधा असर डाल सकता है। सोमवार को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट्स आए जाएंगे, यानी बाजार के लिए अभी के लिए दोनों हैवी वेट्स के रिजल्ट्स एक के बाद एक हैं। दोनों ही एकदम हैवी वेट रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो इनका असर काफी हो सकता है बाजार के मूवमेंट पर। इसीलिए सोमवार का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 2 दिनों के अंदर यदि मिडिल ईस्ट में भी कोई मूवमेंट होता है तो उसका भी असर सीधा सोमवार के सेशन में देखने को मिल सकता है। सोमवार को ही एलॉन मस्क की प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मुलाकात भी है। वहां से कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आता है तो वो बाजार का मूड बदल सकता है, क्योंकि ये काफी अहम मीटिंग है। अगले हफ्ते में निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, जिसकी वजह से बाजार में दोनों तरफ के मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। बाजार में ऑप्शन राइटर्स अभी लास्ट वीक में काफी एक्टिव रह सकते हैं। ऊपर में बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,350 से 22,450 की जो रेंज है,
जहां पर हमने काफी टाइम से कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखी है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इन लेवल्स को पार करने के लिए बाजार को कुछ नया और ईंधन की जरूरत पड़ने वाली है। कोई नई पॉजिटिव न्यूज आने से ही मार्केट इन लेवल्स को कॉन्कर करके और उसके ऊपर ट्रेड करने में कामयाबी पा सकते हैं। अमेरिका के भी मूड को देखना होगा। वहां पर Q1 क्वार्टर 1 के जीडीपी के फिगर्स के आंकड़े, जो कि पहला अनुमान है, वो जारी होंगे अगले हफ्ते में, जिसको वर्ल्ड मार्केट्स काफी बारीकी से ट्रैक करने वाले हैं। अगले हफ्ते में वहां से काफी सारी नई कंपनीज के भी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जिनके कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट से वो स्टॉक्स पे काफी अंतर आ सकता है। कंपनी जैसे कि टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, एफएमसीजी की सभी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट अगले हफ्ते में है। वहीं एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एलटीआईएम, मारुति, एचसीएल टेक, इन सभी कंपनीज के रिजल्ट्स भी अगले हफ्ते में ही आने हैं। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एसीसी के रिजल्ट्स आएंगे। इतना हैवी वीक है रिजल्ट के रिजल्ट्स की ओर से कि इसमें काफी सारे चेंजेस होने की संभावना बनती है। अभी के लिए जियोपॉलिटिक्स में भी कोई भी न्यूज आएगी तो वो मार्केट्स पर सीधा असर डाल सकती है। अभी के लिए मार्केट्स एक रेंज में रह सकते हैं। काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स ज्यादा देखने को मिल सकता है। जो कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उनमें अच्छा मूवमेंट और अच्छा उछाल देखने मिल सकता है। वहीं खराब रिजल्ट्स वाली कंपनी को बाजार दगा भी देगा। अभी के लिए बाजार इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स, इसीलिए ट्रेडर्स काफी संभाल कर ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट 4 महीनों से अगर देखा जाए तो बाजार 22,500 के एक रेंज में फंस गया है। दोनों तरफ की रेंज टूटी है, लेकिन बाजार फिर से इसी रेंज में आकर ट्रेड कर रहा है। अब इतने सारे न्यूज बाजार के लिए काफी नहीं थे कि बाजार के लिए एक और पेंच आने वाला है अमेरिका से अगले हफ्ते में। वहां भी रिजल्ट सीजन चालू हो रहा है और वहां के जो टॉप 7 कंपनीज हैं, जिन्हें वहां पर मैग्निफिसेंट 7 भी बोला जाता है, उनके भी रिजल्ट्स, उसमें से करीब 5 कंपनी के रिजल्ट्स अगले सप्ताह में है, जो वहां के बाजारों को इंपैक्ट कर सकते हैं। वहां के मार्केट्स में जो भी इंपैक्ट होगा वो वर्ल्ड मार्केट्स में भी इंपैक्ट होगा, हमारे मार्केट्स को भी इंपैक्ट करेगा। तो अगला हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतने सारे इवेंट्स हैं जो कि बाजार की दिशा को बदल भी सकते हैं और आगे लेके भी जा सकते हैं। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 22/4/2024 से लेके 26/4/2024 के बीच में टेक्निकल्स लेके बातचीत करेंगे। बीच में ध्यान रखना पड़ेगा कि 25 को हम लोग का एक्सपायरी है। ये है हम लोग का डेली स्पॉट निफ्टी मेरा बाईं तरफ, और दाईं तरफ है वीकली स्पॉट निफ्टी। तो पहले वीकली से शुरू करते हैं। वीकली में एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, जिसका ट्रेंड लाइन का नीचे में क्लोजिंग, हालांकि एक क्लोजिंग जो है ट्रेंड लाइन को नीचे, एज वेल एज जो 9 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज है उसके नीचे में भी फर्स्ट टाइम बहुत दिन के बाद क्लोजिंग आया है। बट एक पॉइंट जो है, इसका लो तोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक नेगेटिव वाइब क्रिएट कर सकते हैं। बट ये जो शैडो है, जब जब ऐसा शैडो बनता है तब तक आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बाजार का एक रिकवरी हो सकता है। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग को वॉचफुल रहना पड़ेगा। इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग वीक में हम लोग पैर रखने जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए कि वो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, और ये गैप का जो एरिया है, ऊपरी हिस्से में जो गैप है, दैट मीन्स 22,427 से लेके 22,500 तक ये गैप बना हुआ है। तो ये गैप को अगर भरना है तो 22,550 विथ फिल्टर, इसके ऊपर क्लोजिंग कुछ हद तक ये जो नेगेटिविटी है वो नेगेट कर सकता है। लेकिन उसके पहले हम लोग को यही सोचना पड़ेगा कि अभी ट्रेंड डिसाइडर फैक्टर जो है 21,777, जो कि लास्ट वीक का लो है।
अब 21,777 अगर वायलेट होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया जो कि वेरी वेरी वाइटल है वो है 21,710 विथ राउंड नंबर 21,700। कहीं अगर 21,700 टूटता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है और वो देखना चाहिए, तो ये शैडो का जो लोएस्ट पॉइंट है वो टूटेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आप लोग सोच ही सकते हैं कि 21,700 21,777 दोनों पॉइंट अगर टूटता है तो नीचे में 21,500 21,300, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूं ये 21,300 का है, एक स्ट्रीम है, और ऊपर में 21,500 भी एक सपोर्ट एरिया है। तो वीकली चार्ट इज कंसर्न हम लोग नेगेटिव है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो पुल बैक हुआ है वो सस्टेन करता है कि नहीं करता है। बट वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, लास्ट 2-3 हफ्ते से आप लोग को बोलते आ रहा हूं कि इसका जो स्लोप है ये थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है। दैट्स वाई इंडेक्स इज कंसर्न, निफ्टी इंडेक्स इज कंसर्न, थोड़ा नेगेटिव वाइब है। एमएसीडी हिस्टोग्राम इज कंसर्न, वो भी नेगेटिव में है और नेगेटिव जोन में भी है। तो खास करके ये सब चीज दिमाग में रख के नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड एक्सपायरी वीक पैर रखिएगा, खास करके वीकली चार्ट इज कंसर्न। नाउ डेली चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। डेली में भी जो हुआ है वो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, उसको वायलेट थोड़ा सा किया था लेकिन पुल बैक हुआ है। पुल बैक जो है ये कैंडल जो है एक रिवर्सल कैंडल के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, हम तो रिवर्सल कैंडल के हिसाब से ही देखेंगे। बट जब तक 13 डीएमए के नीचे है, जो कि ये रेड लाइन है, इसके नीचे जब तक है तब तक तो पॉजिटिव सोचना मुश्किल है। जब तक है नेगेटिव, इसके ऊपर जाने से मैं फिर पॉजिटिव स्मेल करूंगा। और खास करके एनवलप का लोअर बैंड जो जिस हिसाब से है और आरएसआई जिस हिसाब से अभी स्थित है, कहीं ज्यादा सेल ऑफ, तो एक जो सपोर्ट एरिया हम लोग पहले ही बात किए हैं 21,777, 21,700, 21,500, 21,300, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। कहीं ना कहीं यहां से फिर सपोर्ट मिल सकता है बिकॉज ऑफ इंडेक्स इज कंसर्न। हायर एंड में जब तक 13 डीएमए के ऊपर नहीं जाता है तब तक पॉजिटिव सोचना थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा, उसमें आप लोग जरूर से देखिए और खास करके ये सब चीज में ध्यान रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो कमिंग वीक आ रहा है हम लोग पैर रखने जा रहे हैं वो एक्सपायरी वीक भी है। अब चलिए हम लोग का बैंक निफ्टी का बातचीत। कुछ हद तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स का हालत जो है, जो शैडो क्रिएट किया है, कुछ हद तक एक ही पैटर्न टाइप का है। बट वीकली बैंक निफ्टी इज कंसर्न 9 एक्सपोनेंशियल को होल्ड किया है, दैट मीन्स 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है और एक ट्रेंड लाइन बचा के रखा है जिसका टेस्ट हुआ है अभी तक 3-4 बार तो टेस्ट हो चुका है। नाउ दिस टाइप ऑफ पैटर्न एंड दिस टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन अगर टूटता है तो ये कोई अच्छा संकेत तो नहीं होगा। तो ये मान के आप लोग को नेक्स्ट वीक में वीकली के हिसाब से बैंक निफ्टी सोचना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी हिस्से में गैप है, जब तक ये गैप क्लोज नहीं होता है, नाउ दिस गैप बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। और एमएसीडी का स्लोप वीकली फिर एक फर्स्ट टाइम स्लोप चेंज हुआ है, एमएसीडी हिस्टोग्राम का भी स्लोप चेंज हुआ है। तो दोनों चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कॉशस अप्रोच लेना चाहिए, खास करके अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव वाइब क्रिएट करता है तो। डेली चार्ट में पुल बैक हुआ है, लेकिन ये पुल बैक किस हद तक सस्टेन्ड होगा उसके लिए हम लोग को 13 डीए में हम तो वॉचफुल रहेंगे। दैट मीन्स जब तक 48,000 के ऊपर स्पॉट बैंक निफ्टी बंद नहीं होता है तब तक के लिए आप लोग को वॉचफुल रहना चाहिए। एनीथिंग क्लोज अबव 48,000 तो ये एक पॉजिटिव होगा, लेकिन खास करके ये गैप जोन को दिमाग में रखिएगा। ये गैप का जो जोन है वो 48,477 राउंड नंबर, 48,500 सोच लीजिए। 48,500 के ऊपर क्लोज होने से तब जाके ये थोड़ा सा पॉजिटिव चीज होके दिखा सकता है। तो ये था मैं वीकली और डेली का कॉम्बिनेशन में बैंक निफ्टी। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप जो स्टॉक्स के बारे में जो बताते हैं, सो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल्स चर्चा करेंगे उसमें से थॉमस कुक, तद्भा चिंतन एंड सेलान एक्सप्लोरेशन। हालांकि इसमें से जो बिटन डाउन ज्यादा हुआ है वो है तद्भा चिंतन। तो पहले थॉमस कुक लेके बात करते हैं। थॉमस कुक लेके मैं पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर टेक्निकल्स का विश्लेषण किया था। उसके बाद से थोड़ा सा रिएक्शन करके फिर से ये मोमेंटम पकड़ा है। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज जो जो है मैं एक बार आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये टोटल फॉल है, ये टोटल फॉल का जो पूरा रिट्रेसमेंट है 61%, उसके आसपास में जाके ये बंद हुआ है, जो कि ये टोटल फॉल्स जो बेयर ग्रिप था उसमें से उभरने का कोशिश कर रहा है, ये कहलाता है। और खास करके ये जोन जो था, ये जोन काफी इंटरेस्टिंग सपोर्ट एरिया था, वो टूटने के बाद काफी हद तक गिरा है। तो ऑब्वियसली जो लोग यहां खरीद के अभी भी फंसा हुआ है उसका एक सेलिंग यहां पर आने का चाहिए या आ सकता है। टेक्निकल साइकोलॉजी यही कहता है। और 1326 का खास करके दिखा जाए, जब जब ये ऊपर आया रिएक्शन में नीचे आता है और वो सपोर्ट एरिया वीकली के हिसाब से काम करके फिर से उभरने का कोशिश किया। लास्ट 2-4 हफ्ते से जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हुआ है, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म एक ओवरबॉट कंडीशन में है। कहीं ये फिर से अगर इस जोन में आता है तो ये एक वैल्यूएशन हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। दैट मीन्स अराउंड 160 टू 150 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। और अगर कहीं इस वीक का जो हाई है 205 के ऊपर विद वॉल्यूम अगर मोमेंटम मिलता है तो इस स्टॉक के अंदर स्पेस है ऊपर में। तो काइंडली इस टेक्निकल्स को देखते हुए और एमएसीडी वीकली जिस हिसाब से चेंज हुआ है देखते हुए थोड़ा थोड़ा सा इस स्टॉक के ऊपर नजर रखिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस का जो फीड है ये मैंने दे रहा हूँ। इसके ऊपर आप लोग भी काफी सारा टेक्निकल्स एंड ऑल्सो फंडामेंटल का चर्चा जरूर घर पे चेक कीजिए, या घर पे जरूर चेक करके अपना रेडर लिस्ट में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक तद्भव चिंतन। मैंने लिस्टिंग के बाद से थोड़ा सा मोमेंटम मिला था, उसके बाद से जो लगातार सेलिंग चला, होपफुली 2000 का प्राइस अभी 50% डिस्काउंट में आके पड़ा हुआ है। और लास्ट वीक 2-1 हफ्ता से इसके अंदर जो टेक्निकली जो चेंजेस हुआ है, एक डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपरी हिस्से में आके फिर से 1326 का जो डाउनवर्ड स्लोप है, दैट मीन्स इस जोन एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। क्या ये जोन से उभर के आ सकता है? क्या ये उभर पाएगा? इसके लिए मैं ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल के चेक चेक करूंगा। एमएसीडी वीकली इज कंसर्न वेरी इंटरेस्टिंग। और खास करके देखा जाए कि यहाँ पर एमएसीडी का जो डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है प्राइस के अंदर, दैट्स वाई मैंने ये स्टॉक के ऊपर काफी नजर रखने का कोशिश करूंगा। ओवरसोल्ड है ऑब्वियसली, ऑसिलेटर एंड इंडिकेटर वो शो तो कर ही रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये इस चार्ट को बिटन डाउन, काफी बिटन डाउन है तद्भा चिंतन। फाइनल स्टॉक सेलान एक्सप्लोरेशन। पूरा चार्ट देखा जाए, ऐसा पैटर्न एक कॉपी बुक होता है, तो ये पैटर्न इतना बड़ा राउंडिंग सॉसर, तो इंडिकेशन यही है इस स्टॉक के अंदर नजर रखना चाहिए। तो प्रीवियस जो टॉप है ये ब्लू लाइन है, दैट मीन्स राउंड नंबर 680। अप्रोच तो किया है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। बाई क्लोजिंग क्रॉस करके रिएक्शन में नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये सब कहानी चलता रहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर नजर रखना चाहिए। दिस इज एमएसीडी वीकली। ऑब्वियसली थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में होगा। मंथली अगर चेक करा जाए, चेक किया है वही हम चीज देख रहे हैं जो कि हम आपको बार बार आप लोग के बोलते हैं। एमएसीडी का जो प्रीवियस स्टॉप है वो नेगेट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स वाई मैं इस स्टॉक के अंदर नजर रखूंगा। अ, 1-2 हफ्ता तो जरूर, लेकिन ये स्टॉक सब जो है इतना लॉन्ग टर्म चार्ट डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पैनिक, कहीं बाजार में कुछ रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन, इस स्टॉक को रेडार में रखिए, वॉच लिस्ट में डालिए। हो सकता है नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में फिर हम लोग यही स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा नजर रखना चाहिए। दैट्स वाई मैं ये एक इनपुट दे रहा हूं आप लोग को
कि नेक्स्ट जब आप लोग चार्ट देखेंगे तो ये तीनों स्टॉक, तद्भा चिंतन, थॉमस कुक एंड सेलान एक्सप्लोरेशन, जरूर अपना लिस्ट में डाल के, बाकी इसके अंदर जो भी कहानियां डेवलपमेंट हो रहा है, या टेक्निकल कहानी डेवलपमेंट हो रहा है, या फंडामेंटली जो आपको समझ में आ रहा है, वो स्टडी आप लोग जरूर से कीजिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपनी कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।